हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनुपी स्टडी पे। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 8 के 21 नंबर सवाल से। तो चलिए शुरू करते हैं। 21 नंबर का सवाल क्या है, सुनिएगा। कह रहा है कि किसी धातु के एक टुकड़े का पानी में भार 25 ग्राम तथा 0.80 अपेक्षिक घनत्व वाले द्रव में 26 ग्राम है। धातु के टुकड़े का वास्तविक भार है। समझिएगा क्या क्या दिया है, सुनिएगा और समझिएगा क्या पूछ रहा है, कैसे हल करना है। तो देखिए, कह रहा है कि कोई एक धातु का टुकड़ा है। ठीक, एक धातु का टुकड़ा है। कह रहा है कि उसका जो जल में भार है, कह रहा है कि उसका जो जल में यानी पानी में जो भार है, टुकड़े का जो जल में भार है, जल में भार वो है कितना, 25 ग्राम। कितना है, 25 ग्राम। और कह रहा है कि आपेक्षिक घनत्व कितना का, 0.80। अपेक्षिक घनत्व 0.80 वाले द्रव में जो भार है उस टुकड़े का, इस टुकड़े का जो भार है वो है कितना, 26 ग्राम। ठीक, 26 ग्राम। यानी इस टुकड़े को जल में डाल रहे हैं तो जल में उसका 25 ग्राम है भार, और उसको जब इतने अपेक्षिक घनत्व वाले द्रव में डाला जा रहा है तो उसका भार कितना है, 26 ग्राम। तो पूछ रहा है इसका वास्तविक भार कितना है, यानी इसका जो वायु में भार है, वायु में भार, उसी को क्या कर रहा है, पूछ रहा है। वायु में भार ऐसे लिख दे रहे हैं। वायु में भार को क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक, तो वायु में भार पूछ रहा है, यानी उसका वास्तविक भार क्या है, एक्चुअल भार क्या है उसका, तो उसको पूछ रहा है। तो मान लेते हैं उसका जो वास्तविक भार है, यानी जो वायु में भार है वो क्या है, x है। क्या है, x है। देखिएगा, जो भार में कमी होता है, ये तो जल में भार है, ये द्रव में भार है, उसमें कितना है वजन उसको बता रहा है, ये नहीं कि कमी को। ठीक ना। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा है क्या, कि अपेक्षिक घनत्व, पीछे भी आया है ये। ठीक ना। अपेक्षिक घनत्व बराबर होता है द्रव में भार में कमी बटा जल में भार में कमी। ठीक, अपेक्षिक घनत्व बराबर होता है द्रव में उस वस्तु के भार में कमी बटा जल में उस वस्तु के भार में कमी। तो देखिए, ये भार में तो कमी दिया नहीं है, कितना दिया है, जल में भार दिया है कि जल में इतना भार है और उसका द्रव में इतना भार है। अब कमी कैसे निकालेंगे, तो उसके वास्तविक भार में से जो जल में भार है या द्रव में भार है उसको माइनस कर देंगे तो उसका भार में कमी निकलेगा कि कितने की कमी हो रही है, तब उसका वजन इतना हुआ है। ठीक ना। तो क्या करेंगे, अपेक्षिक, चलिए सबका मान रख देंगे इसी में डायरेक्ट। ठीक ना। तो अपेक्षिक घनत्व का मान दिया है कितना, 0.80 बराबर द्रव में भार में कमी कितना हो जाएगा, तो x - 26 हो जाएगा। इसका वास्तविक भार में से जितना भार हो रहा है द्रव में उसमें से घटा देंगे तभी तो मालूम चलेगा कि कितने का अंतर हो रहा है, कितने की कमी हो रही है। तो क्या हो जाएगा, तो x - 26 अब बटा में जल में भार में कमी, तो जल में कितना है, 25 ग्राम भार है, कमी कितना होगा, तो वास्तविक भार में से घटा देंगे तो निकल जाएगा। चलिए इसका तिर्यक गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.80 गुणे x - 25 अब बराबर हो जाए कितना, x - 26। इतना क्लियर है। अब क्या करते हैं कि इसका दशमलव हटाते हैं। ठीक ना। या इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.80 x माइनस, अब इसका गुणा करिए तो एक 0 बढ़ेगा, अब 25 वाट है कितना होता है, 200। दशमलव कितने स्थान पे कटेगा, 2 स्थान पे, तो 20 हो जाएगा। ठीक ना। और x - 26 इतना हुआ। अब x वाले पद को एक तरफ लाइए तो हो जाएगा 0.80 x माइनस, सॉरी प्लस हो जाएगा ना, अरे हाँ माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा, -x बराबर ये -26 है
ये माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, कितना 20, कितना हो जाएगा 20। अब यहाँ पे 1x है, यहाँ पे देखिए प्लस है, ये माइनस है तो घटेगा, घट के कितना होगा तो देखिए यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 0.80x है, तो 1 में से घटाना है कितना, 1 में से घटाना है 0.80, तो 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, नहीं कितना हो जाएगा 0.20x, वो भी किस में माइनस में, क्योंकि 1 ज़्यादा है और ये कम है तो जिसका ज़्यादा होता है उसका साइन आता है उसके आगे, तो -x 0.2x बराबर इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -6। इतना क्लियर है। अब देखिए इस दशमलव को हटाने के लिए क्या करें, इस दशमलव को x का ईमानी निकालना है ना, तो चलिए पहले तो माइनस माइनस कटा देते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6/0.20। यहाँ से कटाइए, अब तो यहाँ से कटाएंगे तो पहले तो दशमलव को हटा दीजिए, तो ऊपर नीचे कितना हो जाएगा, गुणा हो जाएगा 100 से, गुणा होगा ऊपर कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये कटेगा आ जाएगा कितना 30, कितना आ जाएगा 30। तो जो उसका वास्तविक भार है x का मान निकल के आया है, x क्या है तो वायु में भार होता है, यानी वायु में भार है किसका, इस धातु के टुकड़े का, तो वायु में भार यानी उसका वास्तविक भार, वायु में भार यानी उसका वास्तविक भार की एटमॉस्फेयर में उसका कितना भार है वही वास्तविक भार होगा। तो कितना x का मान निकल के आया 30, कितना निकल के आया 30, तो उस वस्तु का जो वास्तविक भार होगा वो 30 ग्राम होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी है, ऑप्शन नंबर बी 21 का ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट है। कितना आएगा 30 ग्राम, 30 ग्राम जो उसका वास्तविक भार होगा कितना होगा 30 ग्राम। और 30 ग्राम को जब जल में डालेंगे, इस 30 ग्राम वाले टुकड़े को, 30 ग्राम वाले टुकड़े को जब जल में डालेंगे तो कितने का हो जाएगा 25 ग्राम का हो जाएगा, उसमें 5 ग्राम की भार में कमी आ जाएगी। फिर यदि इतने अपेक्षित घनत्व वाले द्रव में डाल रहे हैं तो उसका भार में जो भार हो जा रहा है उसमें 26 ग्राम हो जा रहा है, यानी इसमें जो हो रहा है उसका 4 ग्राम के भार में कमी आ जा रही है, ठीक ना। तो उसका वास्तविक भार कितना निकल के आ गया 30, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बी। इतना क्लियर है तो नोट करिएगा। बढ़ते हैं 22 नंबर सवाल की तरफ। सुनिएगा 22 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि कह रहा है 22 नंबर वाला, एक बीकर जिसमें जल भरा है का भार 100 ग्राम है, तुले के एक पलड़े पर उसे रखा जाता है तथा 70 ग्राम भार के धातु के टुकड़े जिसका आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब है को इस बीकर के अंदर डाला जाता है। अब बीकर का बीकर का भार होगा, भार पूछ रहा है, ठीक ना। देखिए क्या कह रहा है कि एक बीकर है, क्या है एक बीकर है, इसमें क्या हुआ है द्रव भरा गया है, और द्रव भरा गया है तो इस समय जो इसका भार है कितना है 100 ग्राम है, कितना है 100 ग्राम। फिर क्या किया जा रहा है कि इसको एक पलड़े पर रखा जा रहा है, तराजू है, ठीक ना, और उसके पलड़े पर रखा गया है क्या इस द्रव वाले बीकर को, ठीक है। इस द्रव वाले बीकर को इसके पलड़े पर क्या किया गया है रखा गया है, ठीक है, इसके पलड़े पर ऐसे रखा गया है। इधर मान लीजिए कोई वजन होगा, ठीक ना, कुछ भी हो रखा गया है। कह रहा है कि इसमें जो है 70 ग्राम भार वाले एक टुकड़े को डाला जा रहा है, इस द्रव में एक टुकड़ा इंजेक्ट किया जा रहा है, वो भी कितने का 70 ग्राम का, कितने का 70 ग्राम का, ठीक। तो जब इसमें 70, ये तो कितने का है 100 ग्राम का है, 100 ग्राम का है, फिर इसमें 70 ग्राम का एक टुकड़ा डाला जा रहा है, तब इसका जो पूछ रहा है कि भार होगा, टोटल भार वो कितना होगा। तो ये तो नहीं होगा ना कि 100 में 70 जोड़ देंगे तो 170 ग्राम का हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जब डालते हैं किसी भी टुकड़े को डालते हैं जल में तो उसके भार में क्या आ जाती है कमी आ जाती है, कुछ न कुछ क्या आ जाती है कमी आ जाती है। उस कमी को निकाल कर उसके भार में से माइनस करके और फिर जितना भार आएगा उसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। यानी इसका भार निकालना पड़ेगा कि जल में कितना भार होगा, इस टुकड़े का जल में कितना भार होगा, और जल में जितना भार होगा उस भार को ऐड करेंगे, ना कि इसके वास्तविक भार को, ठीक ना।
जल में कितना भार है उसको ऐड करेंगे। तो चलिए देखिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे कि इसका जो जल में भार होगा वो निकल जाए या भार में कमी निकल जाए। भार में कमी निकल जाएगी तो इसमें से माइनस करके निकाल देंगे। इतना क्लियर है ना। तो देखिए सबसे तो पहले इसका हम लोग क्या निकाल लेते हैं, इस द्रव का, सॉरी द्रव नहीं, क्या क्या दिया है, उसका भार और आयतन दिया है ना, उस टुकड़े का, इस टुकड़े का भार दे दिया है इतना ग्राम, आयतन दे दिया है कितना 20 सेंटीमीटर क्यूब भार दे दिया है, आयतन दे दिया है। तो हम लोग घनत्व तो निकाल लेते हैं। इसके 70 ग्राम भार के धातु के टुकड़े का जिसका आयतन और भार दिया है, तो यहाँ से घनत्व तो निकाल लेते हैं। यानी हम लोग निकाल लेते हैं D। तो D बराबर होता है m इंटू m अपान v। तो m का मान कितना है 20 है, ठीक, कितना है 20 है, और v का मान, सॉरी भार है 70 और v कितना है 20। तो कितना D का मान कितना निकल के आ गया हम लोग का 7/2। कितना आ गया 7/2। अब आ गया घनत्व 7/2, ठीक। इसका दिया है भार, ये किस में भार है, वायु में भार है, वस्तु का वायु में भार है। और हमको निकालना है इसका कि द्रव में कितना भार होगा, ठीक, कितना निकालना है द्रव में भार। तो देखिए फार्मूला होता है आपेक्षिक घनत्व, तो कई फार्मूले लिखवाए थे। तो आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है वायु में भार बटे में जल में भार में कमी, ठीक। फार्मूला होता है अपेक्षित घनत्व बराबर वायु में भार बटे में जल में भार में कमी। देख लीजिए फार्मूला, आप लोग को याद होगा एक वीडियो जब पढ़ा रहे थे लेसन का लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक था उसमें बताया गया होगा अपेक्षिक घनत्व के बारे में। तो उसमें कई सारे फार्मूले लिखवाए गए थे, ठीक है। तो उसी में का ये फार्मूला है क्या कि अपेक्षिक घनत्व बराबर होता है वस्तु का वायु में भार बटे में जल में वस्तु के भार में कमी। यानी वायु में भार बटे में जल में भार में कमी। अब कमी निकल जाएगी तो इसके वास्तविक भार में से माइनस कर देंगे तो मालूम चल जाएगा कि कितना भार होगा उसका जल में, और तब उसको ऐड करेंगे इसके भार में तो मालूम चल जाएगा कि इस पलड़े पर इसका टोटल भार कितना होगा। तो चलिए निकालते हैं। तो अपेक्षिक घनत्व कितना दिया है, अपेक्षिक घनत्व हम लोग निकाले हैं 7/2। तो रखिए 7/2 बराबर वायु में भार, इसका वायु में भार कितना है भाई इस वस्तु का, ठीक है 70/7, इसी वस्तु का ही निकाल रहे हैं ना, जल में भार में कमी, ठीक। तो इसका वायु में भार कितना है 70। अपेक्षिक घनत्व तो निकाल दिए 7/2। इसको तो निकालना है, जल में भार में कमी को निकालना है। तो चलिए भाई हल करते हैं। तो 7 में 70, इसका इसमें गुणा होगा, इसका यहाँ पे गुणा, तो यहाँ पे 1 है तो हो जाएगा जल में, आ गया ना, जल में भार में कमी कितने की हो गई भाई कमी, तो 10 दूना 20 ग्राम की कमी हो गई। उसका जो जल में भार है उसमें कमी हो जा रही है कितने की 20 ग्राम की। तो देखिए वायु में भार कितना है 70 ग्राम, कमी कितना का, जब उसको जल में डाल रहे हैं तो कमी कितने का हो जा रहा है 20 ग्राम का। तो यानी इसमें इसका जल में भार कितना हो जाएगा, इसका जल में, इस पिंड का जल में भार कितना हो जाएगा, जल में भार 70 - 20 यानी 50 ग्राम का हो जाएगा। जब इसको जल में डालेंगे तो कितने का हो जाएगा 50 ग्राम का हो जाएगा। पूछ रहा है इस 100 ग्राम वाले जल का जब इस टुकड़े को डालेंगे तो इसका टोटल भार कितना हो जाएगा, तो 100 ग्राम का ये है, और जब इस 70 ग्राम वाले टुकड़े को डाल रहे हैं तो इसका जल में वजन कितना हो जा रहा है 50 ग्राम। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, तो 100 धन 50 बराबर कितना हो जाएगा 150 ग्राम का इसका क्या हो जाएगा टोटल भार हो जाएगा कितना 100 + 50 यानी 150। तो देखिए ऑप्शन मिलाइए, जो ऑप्शन नंबर आपका है 150 ग्राम 22 का ए, 22 का ए जो है करेक्ट है, कितना आ जाएगा 150 ग्राम। जो उस पलड़े का भार हो, अरे सॉरी, उस जो बीकर में 100 ग्राम द्रव रखा गया है उसमें जब टुकड़े को डालेंगे 70 ग्राम वाले तो डायरेक्ट जोड़ेंगे नहीं, 70 और 100 नहीं जोड़ेंगे,
पहले तो उसका निकालेंगे कि उस वस्तु में भार कितना होगा और तब उस भार को जोड़ेंगे, ठीक है। तो भार में हम लोग निकाल लिए, पहले तो कमी निकाल लिए, कमी को निकालने के बाद उसको माइनस कर दिए तो उसका मालूम चल गया कितना भार होगा जल में, और उस भार को ऐड करेंगे तो मालूम चल जाएगा कि उसका टोटल भार कितना होगा। तो फटाफट नोट करिएगा, फिर बढ़ते हैं 23 नंबर के सवाल की तरफ। सुनिएगा 23 नंबर सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक लोहे के टुकड़े का आयतन, एक लोहे के टुकड़े का आयतन 4 × 10⁻³ मीटर क्यूब है। इसे जल में डुबाने पर उत्प्लावन बल लगेगा, उत्प्रेक्ष बल यानी उत्प्लावन बल लगेगा। तो दिया है, देखिए जल का घनत्व दे दिया है 1 × 10⁻³ किग्रा प्रति मीटर क्यूब, और जी का मान दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए उत्प्लावन बल हम लोग का कितना निकल के आया था। उत्प्लावन बल जल में जब किसी वस्तु को डाल रहे थे तो उसका उत्प्लावन बल आया था क्या, HdG, अरे सॉरी HdG नहीं, क्या है VdG, ठीक ना, ये HD नहीं VdG। तो उत्प्लावन बल क्या होता है, VdG। उत्प्लावन बल पढ़ाते समय लाया गया होगा कि उत्प्लावन बल होता है वो हटाए गए जल के भार के बराबर होता है। तो वहां से हम लोग निकाले तो उत्प्लावन बल बराबर VdG। इतना क्लियर है। तो देखिए क्वेश्चन में V का भी मान दिया है, कितना दिया है भाई, दिया है आपका 4 × 10⁻³ 4 × 10⁻³। D का भी मान दे दिया है कितना, 1 × 10⁻3, और G का भी मान दे दिया है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका क्या होता है, किलोग्राम मीटर क्यूब, ये मीटर क्यूब, ठीक। ये तीनों चीजें दे दी है। उत्प्लावन बल पूछ रहा है, उत्प्लावन बल बराबर होता है VdG, मान रखिए V का मान रखिए 4 × 10⁻³ गुणे D का मान है 10⁻3, एक को नहीं लिख रहे हैं, ठीक ना, और गुणे कितना है 10। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस खत्म, 10 चौके 40, कितना आ गया 40। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो जो उत्प्लावन बल लगेगा, उत्प्लावन बल किधर लगता है, ऊपर की तरफ लगता है ना, तो जो उत्प्लावन बल लगेगा वो कितने का लगेगा, 4 न्यूटन का लगेगा। कितना का लगेगा, 4 न्यूटन का लगेगा। तो देखिए ऑप्शन मिलाइए, सॉरी 40 न्यूटन का लगेगा। तो ऑप्शन मिलाइए 23 का ऑप्शन नंबर बी। क्या बात है भाई, बी, अच्छा बी, जो ऑप्शन नंबर बी है 23 का वो सही है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादातर बी ऑप्शन सही हो रहे हैं, तो नोट करिएगा। समझ में आया ना, ये तो बहुत आसान था, बस उत्प्लावन बल पूछा था VdG, उस सबका मान भी दिया था, सबको रख के हल करिए। आ गया कितना, 40 न्यूटन। फिर देखिए 24 नंबर सवाल को, 24 नंबर सवाल को देखिए, कह रहा है टॉरिसेली के वायुदाबी माप में पारे का उपयोग किया जाता है। यदि पारे के स्थान पर 984 किलोग्राम मीटर क्यूब घनत्व वाली शराब का प्रयोग किया जाए, भाई शराब भी हर जगह पहुंच जा रही है क्या, तो वायुमंडलीय दाब के लिए शराब स्तंभ की ऊंचाई होगी। देखिए भाई ये सब पॉपुलर हैं, जितने हम आप लोग पॉपुलर नहीं होंगे उतना ये सब जितने वाइन है वो सब पॉपुलर हैं। देख रहे हैं कहाँ कहाँ तक पहुंच जा रही हैं। तो सुनिएगा, कह रहा है कि यदि पारे में वायु के स्थान पर इतना घनत्व वाले शराब को, यानी शराब का घनत्व दिया है कितना, शराब का घनत्व दिया है कितना, 984 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। कह रहा है कि इसका प्रयोग किया जाए तो वायुमंडलीय दाब के लिए शराब के स्तंभ की ऊंचाई होगी। तो मान लेते हैं हम लोग ऊंचाई क्या होगी भाई, ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई कोई पूछ रहा है तो ऊंचाई मान लेते हैं क्या होगी, h होगी। क्या होगी, h होगी। तो P बराबर क्या होता है, वायुमंडलीय दाब बराबर क्या होता है, यहाँ पे होता है HdG, ठीक ना। हम इस फार्मूले में लिख दिए थे भूलकर, उत्प्लावन बल बराबर लिख दिए थे HdG, लेकिन ये होता है किसमें, दाब में होता है, ठीक ना। P बराबर HdG। H का मान निकालना है हम लोग का, तो कितना हो जाएगा D, हाँ H का मान निकालना है ना, H का मान निकालेंगे, देखिए कैसे, हाँ तो ये पूरे का बट्टा आ जाएगा, P बट्टा में आ जाएगा DG, ऐसे आ जाएगा, ठीक ना। ये गुणा में है तो बट्टे में आ जाएंगे। देखिए P बराबर कितना होता है,
P बराबर कितना है, वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है 1.013 गुणे 10 घात कितना होता है 5, इतना होता है ना। और D का मान दे दिया है और G का मान कितना रखते हैं हम लोग 10 रखते हैं। तो चलिए इसमें रखिए, तो H का मान निकालते हैं 1.013 गुणे 10 घात कितना 5, अब बटा में D का मान कितना है 984 गुणे G का मान कितना है 10, तो इसको कटाएगा ये 4 हो जाएगा। तो H बराबर कितना हो जाएगा 4 का मतलब 10,000, 10,000 में से 3 जीरो तो इस दशमलव को काट देगा, तो कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा, अब बटे में 984। ठीक, इस 10 घात 4 को लिख सकते हैं ना, 10 घात 4 को लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। तो ये 3 जीरो इस दशमलव को काट दिया है, 10 बचा है, 10 का गुणा करेंगे तो 1 जीरो आ ही जाएगा। अब इसको भाग करिए, ठीक है। अब इसको भाग करेंगे तो देखिए मैं भाग करेंगे तो मैं भाग नहीं कर रहा हूँ, सीधे लिख दे रहा हूँ, क्योंकि भाग करेंगे तो गुणा मतलब ज़्यादा लंबा बन जाएगा वीडियो। तो देखिए भाग करेंगे इसको जब, तो आ जाएगा आपका 10.5, कितना आ जाएगा 10.5, ठीक है 10.5। और h ऊंचाई क्या होती है मीटर, ऊंचाई क्या होती है मीटर। तो जो शराब होगा उसको जब टॉर्सली के जो वायुदाबी माप यंत्र है, वायुदाबी मापी यंत्र है, उसमें जब डालेंगे तो जो पारे 76 सेंटीमीटर जाते हैं वो ये 76 सेंटीमीटर में जाता है। तो ये जाता है कि ये शराब को डालेंगे तो वो कितना जाएगा कितना 10.5 मीटर, ठीक है कितना जाएगा 10.5 मीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है देख लीजिए, 24 का ऑप्शन नंबर 10.5 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। देखिए भाई बी बहुत चल रहा है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा चौथे सवाल का, कौन सा सवाल भाई 24 है, ठीक है ना, हम 17 लिखे हैं। 24 सवाल का जो ऑप्शन नंबर बी है वही क्या है करेक्ट है, कितना आ जाएगा 10.5, कितना आ जाएगा 10.5। तो नोट करिएगा, इन दोनों सवालों को नोट करिएगा। फिर बढ़ते हैं किस नंबर के सवाल की तरफ, 25 नंबर सवाल की तरफ, ठीक है। तो नोट करिए, चलिए बढ़ते हैं 25 नंबर के सवाल की तरफ। कौन सा सवाल चलेगा अब 25 नंबर, तो सुनिएगा 25 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी वस्तु का वायु में भार 15 किग्रा है तथा वस्तु का अपेक्षित घनत्व 7.5 है, इसे 1.2 अपेक्षित घनत्व वाले द्रव में डुबाने पर इसका आभासी भार होगा। देखिए अपेक्षित घनत्व 2 दिया है, ठीक है, तो इसका मतलब 2 फार्मूले लगेंगे। 2 फार्मूले इसलिए लगेंगे क्योंकि भाई एक में किसी वस्तु का भार दिया है, उसका अपेक्षित घनत्व दिया है, और फिर कुछ दूसरा अपेक्षित घनत्व दिया है और उसमें उस वस्तु के भार में आभासी भार पूछ रहा है कि कितना भार होगा। तो पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं पहले कंडीशन से कि वस्तु का भार दिया है, वस्तु का अपेक्षित घनत्व दिया है, वायु में भार दिया है और अपेक्षित घनत्व दिया है। तो उससे निकाल लेते हैं कि उस वस्तु के भार में कमी कितनी आएगी, ठीक है, कितना कि उस वस्तु का वायु में जल में कमी कितनी है, यानी उस अपेक्षित घनत्व वाले जल में डालेंगे या कुछ भी हो उसमें डालेंगे तो कमी कितनी आएगी। दूसरे वाले फार्मूले में रख के जो किसमें 1.2 अपेक्षित घनत्व वाले द्रव में डाला जा रहा है उसमें भार में कमी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं कि 7.5 वाले अपेक्षित घनत्व में उस वस्तु में भार में कितनी कमी आएगी। ठीक, देखिए वस्तु का भार दिया है, लिख लेते हैं, वस्तु का भार दिया है, वस्तु का भार दिया है कितना 15 किलोग्राम, और अपेक्षित घनत्व दिया है, अपेक्षित घनत्व दिया है 7.5, ठीक है। तो इतने से निकालते हैं क्या होता है फार्मूला क्या होता है, अपेक्षित घनत्व बराबर होता है क्या, वायु में भार बटा में जल में भार में कमी, ये होता है ना फार्मूला, ये होता है। इतना सबको क्लियर है। तो चलिए अपेक्षित घनत्व दिया है कितना 7.5, वायु में भार कितना दिया है 150, इसका मान निकालना है, यानी जल में भार में
भार में भार में कमी निकालना है। तो चलिए इसको निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा। तो जो जल में भार में कमी आएगी, जल में भार में कमी जो आएगी वो कितना आ जाएगी, तो 15/7.5। अब दशमलव को हटाने के लिए ऊपर नीचे गुणा करेंगे 10 से, तो हो जाएगा 150 बटे में, तो दशमलव गायब हो जाएगा ना, 75। अब भाई इसको कटाइए, देखिए किससे कटेगा, तो 2 से कटा दीजिए। 2 दहा में 10 और 2 5 10, 0 1 2 7 14 1 15, यानी 2 बार में कट जाएगा, यानी 75 दूना 150। तो जो जल में भार में कमी आ गई वो कितना आ गई, 2 आ गई। कितना आ गई, 2। तो अब कह रहा है कि अपेक्षिक घनत्व कितना दिया है भाई, अपेक्षिक घनत्व 1.2 ग्राम वाले द्रव में, 1.2 अपेक्षिक घनत्व वाले द्रव में डालेंगे तो इसमें उस वस्तु का भार में जो कमी होगी वो कितना हो गया, उसका भाषी भार कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए फार्मूला कौन सा लगाएंगे, अपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है, तो द्रव में भार में कमी, द्रव में भार में कमी, अब बटा में क्या होता है, जल में भार में कमी, भार में कमी। ठीक, तो हम लोग निकाल लिया है, अपेक्षिक घनत्व दिया है तो ये निकल जाएगा ना आसानी से। चलिए अपेक्षिक घनत्व कितना है, 1.2, द्रव में भार में कमी यानी इसको मान लेते हैं y निकालना है। जल में भार में कमी कितना आ गया है, 2 निकल के आ गया है। तो चलिए y का मान निकालेंगे तो सीधे गुणा हो जाएगा कितना, 12 दूना 24, यानी 2.4। कितना हो जाएगा, 2.4। तो देखिए ऑप्शन मिलाइए, 2.4 कौन सा है क्वेश्चन, 25 है ना, 25 का जो ऑप्शन नंबर है आपका ए, ऑप्शन नंबर जो ए है आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, बस फार्मूले का कमाल है और समझ की आपकी फेर है। ठीक ना, अपनी समझ को अच्छे बनाए रखिए और फार्मूले को याद कीजिए। फार्मूला याद रहेगा तो भाई हर सवाल आसान लगते हैं। तो देखिए आप अपना दिमाग लगाइए, अपनी बूझ लगाइए, समझ बूझ को लगाइए कि क्या दिया है, क्या पूछ रहा है, तो उसको कैसे करेंगे, कौन कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक ना, तो मान लीजिए पूछा था द्रव में भार में कमी, तो एक फार्मूला हम लोग को याद है कि अपेक्षिक घनत्व बराबर होता है द्रव में भार में कमी बटा में जल में भार में कमी। यदि ये मालूम ही था, जल में भार में कमी मालूम आ जाती तो उसका मान निकाल लेते। तो जल में भार में कमी निकालने के लिए हम लोग का ये आइडिया लगाना पड़ा कि वस्तु का वायु में भार दिया है और घनत्व दिया है, तो एक फार्मूला है तो घनत्व का कि अपेक्षिक घनत्व बराबर वायु में भार में कमी बटा जल में भार में कमी। तो यहाँ से वायु में भार दिया था, अपेक्षिक घनत्व दिया था, तो जल में भार में कमी निकल गया। और जैसे ये निकला तो हम लोगों ने इस फार्मूले का यूज़ करके उस द्रव में भार में कमी कितनी हुई उसको निकाल लिए। तो कमी कितनी की हुई, तो 2.4 की कमी हुई। कितने की हुई, 2.4 ग्राम की, किलोग्राम की कमी हुई। तो ऑप्शन नंबर जिस और इसके अनुसार जो हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा सही था, ए सही था। क्या था, ए सही था। तो नोट करिए, फिर बढ़ते हैं 26 नंबर सवाल की तरफ। जगह नहीं है, नहीं तो इसी में कर देते, ठीक ना। तो इसको नोट करिए, नोट करने के बाद 26 नंबर सवाल को हल कर रहे हैं। चले सुनिएगा 26 नंबर सवाल को। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक पिंड को जल में तैराने पर उसका 2/5 भाग डूबता है, यानी उसके आयतन का 2/5 भाग डूबता है। अब यदि उसे 1.12 अपेक्षिक घनत्व वाले द्रव में तैराया जाए तो उसका भाग डूबेगा। डूबने की बात आ रही है, तो हिमशैल में डूबने वाला फार्मूला निकाला गया था, ठीक ना, कि डूबने का फार्मूला क्या होता है, अरे डूबे भाग का और सब जो रिलेशन होता है घनत्व या आयतन द्रव्यमान, तो उसमें था कि डूबे भाग का आयतन, डूबे भाग का, सॉरी ये भाग है, डूबे भाग का आयतन बटे में कुल आयतन, कुल आयतन, और था किसका, ठोस का घनत्व बराबर होता है किसके, ठोस के घनत्व बटे में जल के घनत्व के, किसके, जल के घनत्व के। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का जल का जो घनत्व लेते हैं हम उसको ले रहे हैं 1, और जो ठोस का घनत्व उसको ले लेते हैं d, जो आयतन है उसका उसको ले लेते हैं v, और डूबे भाग का आयतन कितना है भाई, कितना भाग डूब रहा है, तो 2/5
5 भाग, यानी इस आयतन का 2/5 भाग, यानी हो जाएगा 2/5 भी, ठीक है ना। तो ये सब हो गया। तो इससे निकालते हैं ठोस का घनत्व, ठोस का घनत्व निकाल लेते हैं। तो चलिए निकालते हैं। तो इसका कितना भाग डूब रहा है, तो 2/5 भाग डूब रहा है, इस आयतन का 2/5 भाग डूब रहा है। इसका कुल आयतन कितना माने हैं, v। ठोस का आयतन, ठोस का घनत्व निकालना है, जल का घनत्व क्या मांगने हैं, 1 निकालेंगे। तो ये हो जाएगा, माने ये कट जाएगा, इसका गुणा होगा इसमें, इसका गुणा होगा इसमें, तो यानी d बराबर कितना आ जाएगा 2/5 यानी 0.4, कितना आ जाएगा 0.4। इतना क्लियर है। अब कह रहा है कि 1.12 अपेक्षित घनत्व वाले द्रव में तैराया जाए तो उसका जो भाग डूबेगा वह कितना होगा। तो मान लीजिए आयतन तो उतना ही होगा, इसका घनत्व निकल ही गया, जल का घनत्व अब दे दिया है, कितना दे दिया है 1.12, ठीक ना। अब जल का घनत्व दे दिया है, ठोस का घनत्व निकाल लिए, कुल आयतन तो वहीं रहेगा। अब पूछ रहा है कि इसका कितना भाग डूबेगा, अब इस वाले पोर्शन को पूछ रहा है। तो चलिए इसी फार्मूले को पुनः लिखते हैं, ठीक ना। लिख दे या यहीं पे हल कर दें, चलिए लिख देते हैं, ठीक ना। तो क्या आ जाएगा, डूबे भाग का आयतन निकालना है, तो हम सीधे लिख रहे हैं, ठीक ना। दूसरे पूछ रहा है ना कि कितना भाग डूबेगा, तो निकलेगा डूबे भाग का आयतन बटे में कुल आयतन, लिख ही दे रहे हैं, कुल आयतन बराबर क्या आ जाएगा, ठोस का घनत्व बटे में जल का घनत्व, इतना है। डूबे भाग का आयतन निकालना है, क्या करना है, डूबे भाग का आयतन निकालना है। ये जाके यहाँ पे गुणा होगा ना, तो ठोस का आयतन, अरे सॉरी, ठोस का घनत्व कितना निकाले हैं 0.4, और कुल आयतन कितना है, गुणा होगा ना, ये जाके यहाँ पे गुणा होगा v, और जल का घनत्व कितना दिया है 1.12, इतना दिया है। चलिए तो डूबे भाग का आयतन जो हो जाएगा, डूबे भाग का आयतन यानी कितना आयतन डूबेगा इतना घनत्व वाले द्रव में, तो क्या हो जाएगा, दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, तो हो जाएगा ऊपर 40, नीचे हो जाएगा 112, ये हो जाएगा v। अब इसको कटाइए, कितने से, 8 से कटा दीजिए। डूबे भाग का आयतन कितना आ जाएगा, डूबे भाग का आयतन जो आ जाएगा 8 5 40, 8 कम में 8 3 8 चौके, अरे सॉरी हाँ 8 अतिरिक्त 24 8 चौके 32 भी, यानी उस आयतन का 5/14 भाग क्या हो जाएगा, इतना घनत्व वाले यानी 1.12 घनत्व वाले द्रव में क्या होगा, डूबेगा। कितना भाग डूबेगा, तो 5/14। तो ऑप्शन मिला ये 26 का ऑप्शन 5/14, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर जो सी है 26 नंबर क्वेश्चन का, 26 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है, सही है, ठीक ना। जो वस्तु है जिसका भाग कितना डूब रहा था, यानी 2/5 भाग डूब रहा था, अब उसको जब 1.12 घनत्व वाले द्रव में डालेंगे तो उसका जो भाग डूबेगा, कितना डूबेगा, तो 5/14 भाग, कितना डूबेगा 5/14 भाग, यानी उसका आयतन मालूम होता तो वहाँ पे रख के v का मान निकाल लेते कि कितना डूबता है, ठीक ना। तो दिया नहीं है, इसलिए उतने का इतना भाग डूबेगा। इतना क्लियर है, नोट करिएगा। फिर बढ़ते हैं किस नंबर के सवाल, 27 नंबर के सवाल की तरफ, ठीक ना। इसको नोट करिए, 27 नंबर का सवाल देखते हैं उसमें क्या पूछ रहा है, इसको नोट करिए। सुनिएगा 27 नंबर सवाल, कौन सा नंबर, 27 नंबर। 27 नंबर क्या कह रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है भाई, इसको जरा सुनिएगा। कह रहा है कि बर्फ का अपेक्षित घनत्व 0.9 है। जल में तैरते समय एक बर्फ की शिला का जो भाग जल में डूबा रहेगा वह है। देखिए बर्फ का अपेक्षित घनत्व दे दिया है, बर्फ का अपेक्षित घनत्व दे दिया है कितना 0.9। कह रहा है कि ये
इसको जब जल में यानी बर्फ की शिला को जल में तैराएंगे तो उसका कितना भाग डूबेगा, यानी डूबे भाग का आयतन पूछ रहा है, यानी डूबे भाग का आयतन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? आयतन। ठीक, डूबे भाग का क्या पूछ रहा है? आयतन। तो मान लेते हैं आयतन कितना है उसका, कुल आयतन यानी सॉरी भाग नहीं, आयतन जो है उस बर्फ का आयतन वो कितना है मान लेते हैं v। नहीं दिया है तो भाई मान लेते हैं क्या v। और डूबे भाग का आयतन ज्ञात करना है तो भाई उसको तो कुछ ना कुछ मानेंगे ही। ठीक, मान ही लेते हैं क्या, x ही मान लेते हैं। कुल आयतन कितना हो गया है v, अपेक्षित घनत्व तो दे ही दिया है तो फार्मूला लगाइए। तो क्या होता है, बर्फ के डूबे भाग का आयतन, डूबे भाग का आयतन अब बटा में क्या होता है, कुल आयतन, कुल आयतन। ठीक, क्या होता है, कुल आयतन। और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा वस्तु का घनत्व बटे में जल का घनत्व। तो वस्तु का घनत्व बटे जल का घनत्व वही क्या है, अपेक्षित घनत्व है। क्या है, अपेक्षित घनत्व। अपेक्षित घनत्व क्या होता है, दो वस्तुओं के बीच जो घनत्व की तुलना करते हैं, या अपेक्षित घनत्व की एक और फार्मूला बताया था कि 4 डिग्री सेल्सियस पे जो घनत्व होता है जल का, उसका घनत्व और उस वस्तु के भार है, उस वस्तु का जो घनत्व है उसके अनुपात को क्या बोलते हैं, अपेक्षित घनत्व। ठीक है, तो अपेक्षित घनत्व दे दिया है तो यहाँ पे सीधे ये जो डूबे भाग का आयतन और कुल भाग का आयतन होगा ये टोटल बराबर हो जाएगा किसके हो जाएगा, अपेक्षित घनत्व के। ठीक है, अपेक्षित घनत्व के। यदि यहीं पे दिया होता बर्फ का घनत्व दिया होता, सिर्फ बर्फ का घनत्व, तो यहाँ पे बर्फ का घनत्व बटे में जल का घनत्व रख के जल का घनत्व को मान कर एक उसके बाद से हल कर देते। ठीक ना, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो चलिए डूबे भाग का आयतन निकालना ही है, डूबे भाग का आयतन निकालना ही है। तो हो जाएगा एकदम 26 नंबर सवाल की तरफ है, तो हो जाएगा डूबे भाग का आयतन बराबर हो जाएगा किसके, कुल आयतन गुणे अपेक्षित घनत्व। तो कुल आयतन कितना है, कुल अपेक्षित घनत्व कितना है 0.9 और कुल आयतन कितना है v। तो कितना हो जाएगा, 0.9 v। कितना हो जाएगा 0.9 v। या इसको हल दशमलव को हटाने के लिए हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 10 से गुणा कर देंगे ना, तो हो जाएगा 0.9 गुणे 10 गुणे v बटा में कितना 10। तो हल करेंगे कितना हो जाएगा, तो 9v बटा में 10। जो आयतन हैगा उस बर्फ का आयतन होगा उसका 9/10 भाग क्या होगा, डूबेगा। क्या होगा, डूबेगा। तो ऑप्शन मिलाइएगा, ऑप्शन मिलाइएगा। 26 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर कहाँ है, 27 नंबर सवाल है ना। ऑप्शन नंबर कितना है 9/10 भाग, यानी उस बर्फ को जल में डालेंगे तो उसका जो 9/10 भाग होगा वो क्या होगा, जल में डूबा रहेगा। ठीक है, उसका जल में भाग डूबा रहेगा और 1/10 भाग क्या होगा, ऊपर रहेगा। ठीक है, 1/10 भाग होगा वो ऊपर रहेगा, उसका 9/10 भाग क्या होगा, नीचे हो जाएगा। टोटल भाग 1 होगा ना, बर्फ को जब टोटल भाग मानेंगे तो उसका 1 होगा। तो 9/10 भाग डूब रहा है, कितना बचा है, तो 1/10 ही भाग बचा है, तभी ना 10/10 यानी कट के हो जाएगा 1। तो 1/10 भाग उसका ऊपर है, तो 9/10 भाग क्या होता है, नीचे होता है। ठीक है, उसमें भी बताएगा, थ्योरी में भी बताया गया होगा कि जो डूबे भाग का आयतन होता है वो ज़्यादा होता है, जो ऊपर भाग निकला होता है वो कम निकला होता है। यहाँ से भी देखिए 9/10 भाग नीचे डूबा हुआ है और सिर्फ 1/10 भाग ही ऊपर दिख रहा है। ठीक है, इसलिए जब भी जैसे नाविक जाते हैं तो देखते हैं तो लगता है कि छोटी चट्टानें होंगी, ऊपर दिखता है तो लगता है छोटी, लेकिन होती है बहुत बड़ी होती है। ठीक ना, उसका जो नीचे होता है वो बहुत ज़्यादा नीचे उसका होता है, जो ज़्यादा पोर्शन होता है वो जल के अंदर ही होता है, उसका कमी पोर्शन ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, तो आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा, कभी भी जाइएगा समुद्र में ऐसे दिखे तो समझ जाइएगा कि उसके नीचे वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा है, बड़ा है, ये शिला छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है, ऊपर कोई देख कर मत समझ जाइएगा। ठीक ना, तो 27 नंबर का सवाल जो है उसका ऑप्शन नंबर डी है, उसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी 9/10 भाग पानी में डूबा रहेगा, नोट करिएगा। फिर बढ़ते हैं 28 नंबर सवाल की तरफ। 27 हो गया, बढ़ते हैं
28 नंबर सवाल की तरफ। तो नोट करिए। तो चलिएगा बढ़ते हैं 28 नंबर के सवाल की तरफ। तो सुनिएगा 28 नंबर सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि बर्फ तथा समुद्री जल के घनत्व क्रमशः 0.92 तथा 1.026 है। एक घनाकार बर्फ का ब्लॉक जिसकी प्रत्येक भुजा 30 मीटर है को तैराने के लिए बर्फ की कितनी गहराई की आवश्यकता होगी। ठीक है, देखिए बर्फ, देखिए क्या कह रहा है, बर्फ क्या क्या दिया है सुन लीजिए, पहले नोट कर लेते हैं क्या क्या दिया है। बर्फ का घनत्व और समुद्र के जल का घनत्व दिया है। ठीक है, समुद्र के जल का घनत्व और बर्फ का घनत्व। बर्फ का घनत्व कितना है तो 0.92 है, और समुद्री जल का घनत्व कितना है तो 1.026 है। ठीक है ना, 96 नहीं 26 है, इतना दिया है घनत्व। कह रहा है कि एक घनाकार ब्लॉक, मान लीजिए क्या है समुद्र है ऐसे, इसमें एक घनाकार मतलब ऐसे वर्ग टाइप का, ठीक ना, ऐसे ब्लॉक होगा कोई घनाकार, क्या है ब्लॉक है किसका, बर्फ का। ठीक, ऐसे इसमें क्या कर रहा है, तैर रहा है। ठीक ना, क्या कर रहा है, तैर रहा है। तो कह रहा है कि इसको तैराने के लिए जल की कितनी गहराई की आवश्यकता होगी। यानी ये जो जल की गहराई है h है, यानी जो जल की गहराई है h है, वो कितनी आवश्यकता होगी कि कितना गहरा जल रहेगा, तो ये इस बर्फ के टुकड़ों को क्या कर सकते हैं, उसमें तैरा सकते हैं। ये नहीं कि थोड़ा सा ही पानी भर दे और उसमें डाले इस बर्फ को तो जाके तली में ही बैठ जाए, यानी तली से ही टच हो जाए तो तैरेगा तो है नहीं। ऐसा इतना जल डालना पड़ेगा, ऊंचाई इतनी रहनी चाहिए कि उस बर्फ को डाले तो उस जो बर्फ है उसके तल से टच ना हो, इतना तो होनी चाहिए। तो उस ऊंचाई को पूछ रहा है। ठीक ना, तो देखिए सबसे पहले मान लेते हैं इस जो इसकी भुजा जो दी है, प्रत्येक भुजा कितनी है 30 की है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो घनाकार बर्फ है उसका जो क्षेत्रफल है वो क्या है, a है, और उसकी भुजा क्या है l है, और उसका घनत्व क्या है d है। उसका घनत्व क्या है d है। और समुद्री जल का घनत्व ये क्या होता है भाई, रो होता है, इसको रो से दिखाते हैं। ऐसे ही जो बर्फ का घनत्व होता है इसको d से दिखाते हैं। ठीक ना, जब भी डूबने वाली बात आई थी तो उसमें बताया था कि ठोस के घनत्व को d लेंगे और जल के घनत्व को रो लेंगे। ठीक ना, तो जब ये इस घनाकार भुजा वाले इस बर्फ को इसमें डालेंगे तो कितना ऊंचाई तक, कितनी ऊंचाई होनी चाहिए जल की कि ये तैर सकता है, तो उसको मान लीजिए h हो गया। ठीक है, तो इस पे जो ये जल उत्प्लावन बल लगाएगा ना, इस पे जो उत्प्लावन बल लगाएगा उसको मान लेते हैं कि जो उत्प्लावन बल होगा, उत्प्लावन बल जो होगा वो किसके बराबर होगा, किसके बराबर, a रो g इंटू h। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से a रो d इंटू a रो g होता है, यहाँ पे g इंटू h। ठीक है, रो g h होता है ना, दाब के अनुसार h ऊंचाई तक कितना दाब लगेगा, वायुमंडलीय दाब में उसमें पढ़े थे रो g h, लेकिन इसमें इसका क्षेत्रफल जो उत्प्लावन बल लगेगा वो a रो g h के बराबर लगेगा। ठीक ना, और उत्प्लावन बल कितना हो जाएगा, उत्प्लावन बल कितना हो जाएगा, तो ये होता है क्या होता है वी डी जी होता है ना, तो वी डी जी बराबर कितना हो जाएगा, ए रो जी एच हो जाएगा। ठीक है, तो v बराबर क्या होता है भाई, v बराबर क्या निकालते हैं, उस वस्तु का लंबाई दिया हो और उसका एरिया दिया हो, तो यही होता है ना उसका क्या होता है, आयतन। तो v के जगह पे क्या लिख सकते हैं, a गुणे l यानी a इंटू एल, और उसके बाद से डी जी बराबर कितना हो जाएगा, ए रो जी एच हो जाएगा। इतना क्लियर है। देखिए ए जी कट गया, इतना कट गया, तो बचा क्या, एल डी बराबर कितना बच गया, रो एच। हम लोग का एच का मान निकालना है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर क्या हो जाएगा, एल डी अपन रो हो जाएगा, एल डी अपन रो हो जाएगा। तो चलिए सबका मान रखते हैं। तो देखिए
एच का मान तो पूछ रहा है, एल का मान कितना दिया है, एल का मान इसकी भुजा दी है कितनी 30 की, और घनत्व तो दिया है कितना 0.92 और रो कितना दिया है 1.026। तो मान रखिए सबका। तो एल का जो एच का मान निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, एल का मान कितना है 30 और डी का मान कितना है 0.92, अब बट्टा में कितना हो जाएगा रो का मान 1.026। इसको हल करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना कितना आ जाएगा, सीधे मैं देख के लिख दे रहा हूँ, ठीक ना। आपका हल करेंगे तो आ जाएगा 26.9, कितना आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 26.9 मीटर, ठीक ना। तो जो उस बर्फ के टुकड़े को तरने के लिए जो ऊंचाई होगी जल की वो होनी चाहिए कितनी 26.9 मीटर। इतना क्लियर है। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 28 का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर जो बी है 28 नंबर सवाल का वो क्लियर है, अरे वो क्या है सही है। इतना क्लियर हुआ तो नोट करिएगा।